हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ऐसे 800 की सीरीज। तो मैं आपको 800 की सीरीज पहले करने शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि 800 की सीरीज भारी नहीं है। 800 की सीरीज आसान है, लेकिन 800 की सीरीज को याद रखना मुश्किल है। 800 की सीरीज जब पढ़ोगे आसान लगेगी, सब चीज़ें समझ में आएंगी। इसको याद करना मुश्किल है, क्योंकि इसके जैसे सिमिलर पॉइंट्स अदर टॉपिक्स में हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कंपाइलेशन एंगेजमेंट की। जब मैं बात करता हूँ उसकी, एक तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट हो गया। कंपाइलेशन एंगेजमेंट का वो क्या था, नंबर क्या था, SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट। और जो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर है 4400। जो SRS वाली जो सीरीज है ना, उसके पॉइंट्स कभी कभी इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो जब तक हम तमीज से इनको बाइफरकेट नहीं करेंगे, एग्जाम में गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। बात यह है कि अगर हम पूरा ये बंदा इसको अच्छे से पढ़ लेता है, लेकिन अगर वो एग्जाम में मार्क्स स्कोर ना करे तो बेकार है। अब एग्जाम में मार्क्स स्कोर तभी होंगे जब इसको और हम उनको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट होके पढ़ेंगे। तो मेरा सबसे आज मैं मतलब 800 की सीरीज पढ़ा रहा हूँ। इसके जस्ट बाद मैं उसकी उसकी सीरीज डाल दूंगा, क्या बोलते हैं, SRS की, विद कंपैरिजन टू दिस, कि इसमें क्या क्या कंपैरिजन था। तो इससे क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मतलब ऐसे ही चलते हैं, 800 की सीरीज करते हैं। और 800 की सीरीज के बाद जो वो SRS है ना, रिलेटेड सर्विसेज हम कर लेंगे विथ कंपैरिजन टू दिस, कि यहाँ पे क्या था। तो उससे चीज़ें मतलब क्लियर होती हुई चली जाएंगी, वो ज़्यादा बेटर है। अब अब मैं ये कह रहा था कि एक मिनट। हाँ, तो अब मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले हम 800 की सीरीज के पांचों के नाम याद कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि उससे तो हम वो कर ही लेते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं हम। SRS से आपस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। 810 के पॉइंट इसमें बोल देते हैं, इसके पॉइंट 805 में बोल देते हैं, 805 के पॉइंट 810 में बोल देते हैं। ऐसे भी मैं एक से बात कर रहा था, तो मैंने इसका पूछा कि इसके प्रोसीजर बता। 800 के प्रोसीजर पूछे मैंने, तो उसने मुझे 805 के प्रोसीजर बताए कि अरे उसमें वो जो एक पता है क्या, 805 में प्रोसीजर होता है कि 805 बेसिकली स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करता है ना। तो उसका जो प्रोसीजर होता है, हमको मतलब चेक करना है कि रिलेटेड पार्टी, मतलब कंसिडरेशन देना रिलेटेड पार्टी, गोइंग कंसर्न और फ्रॉड को। फ्रॉड इस फैक्टर उनके अंदर मतलब होना नहीं चाहिए। तो उसने वो चीज़ यहाँ पे बता दी कि उन 3 स्पेसिफिक एस्से को चेक करेंगे। अरे वो 805 में चेक करते हैं, यहाँ पे नहीं चेक करते। यहाँ पे तो हमारे पास जो मतलब बेसिकली और एसएस का रेफरेंस है 260 का, तो यहाँ पे भी कॉमन है और 805 में भी कॉमन है। यहाँ पे 315 का क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस है। 320 का रेफरेंस है। तो 320 के बेसिकली 2 रेफरेंस हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है ना, यहाँ पे बच्चे दिक्कत कर देते हैं, पढ़ के ये चले जाएंगे। और पता है क्या होता है। 800 पढ़ा, 800 के क्वेश्चन करे सारे हो गए, सब आता है। 805 करा, 805 के स्पेसिफिक क्वेश्चन करे सारे हो गए। 810 करा, 810 के क्वेश्चन करे सब हो गए। दिक्कत तब आती है जब एग्जाम में बैठते हैं और जब क्वेश्चन सामने होता है, तब हमको पता है 805 का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे माइंड में जो पॉइंट्स है वो 800 वाले लिख के आ जाते हैं। 800 मतलब 810 के साथ बेसिकली ऐसा कम होता है, क्योंकि समरी फाइनेंशियल्स के थोड़े अलग है, बट स्टिल वहां पे भी मिस्टेक हो सकती है। मेरे साथ हुई थी कुछ, इस पॉइंट में रिकॉल कर रहा था इसके 800 के, 810 के मेरे मैं रिकॉल करने वाला था। मतलब ऐसा होता है, इट्स प्रैक्टिकल। तो बेसिकली इसके पॉइंट इधर, इसके पॉइंट उधर ना हो, और इसका वही SRS से कनेक्टिविटी। तो ऐसा मतलब 800 की सीरीज में सबसे ज्यादा माथापच्ची सी चीज में है बस। सारे टीचर बस पढ़ा देंगे, पढ़ाने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे हो जाएंगे, बट डन। लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, क्योंकि उसका रीजन बस यही है। तो स्टार्टिंग के 3-4 मिनट बस मैंने इसी को ही लेके बताया था। अब अब 800, 805, 810 ये तीनों क्या है। 800 बात करता है हमारी स्पेशल कंसिडरेशन, सॉरी, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। स्पेशल कंसिडरेशन का तो 501 है। तो यहाँ पे बात करते हैं 800 सीरीज में स्पेशल कंसिडरेशन, ऑडिट एज पर प्रिपेयर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ओ भाई, यहाँ पे भी स्पेशल कंसिडरेशन है। गलत नहीं बोला था मैंने, सही बोला था। स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल्स प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में हमको आखिर जरूरत क्या पड़ गई बनाने की, जरूरत पड़ जाती है। जरूरत इस वजह से पड़ गई क्योंकि बिकॉज देयर वर समवन एल्स, रैदर मतलब कॉमन इंटेंडेड यूजर के अलावा देयर वर समवन एल्स हु नीड आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्पेशल पर्पस, फॉर अ स्पेशल ट्रांजेक्शन, और फॉर डिफरेंट पर्पस देन आर रेगुलर पर्पस। जो रेगुलर पर्पस होता है उससे थोड़ा हटके उसका पर्पस है। तो उससे थोड़ा हटके ना, बेसिकली यहाँ पे 3 कवर है, वो CRC, टर्टर, कॉन्ट्रैक्टर, रेगुलेटर और क्रेडिटर। तो कॉन्ट्रैक्टर, रेगुलेटर और क्रेडिटर
इनको हमारे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क चाहिए। अब यहाँ पे तो बेसिकली मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कवर्ड होते हैं। तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, पहला क्वेश्चन। परफॉर्म कैसे करेगा, दूसरा क्वेश्चन। और कुछ स्पेशल कंसिडरेशन रिपोर्टिंग में वो किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखेगा। और मैं आपको बता दूं 805 है तो ओवरऑल ऑडिट ही करेंगे तो ओपिनियन फॉर्म होगा। ओपिनियन फॉर्म यहाँ भी होगा, 805 में भी होगा, 810 में भी होगा। ओपिनियन फॉर्म होगा वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और इनमें मतलब दे आर फ्री फ्रॉम, मतलब बेसिकली दे आर प्रिपेयर्ड एज पर AFRF एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब AFRF जो है ना, यहीं पे तीनों में पंगे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अप्लाइड मतलब जो क्राइटेरिया जिसको बनाने के लिए यूज होते हैं वो अलग है तीनों में। मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, 800, 805 और 810 हो। क्राइटेरिया तीनों में ही अलग अलग ही यूज होगा बिकॉज दे आर नॉट कॉमन, दे इंटेंड फॉर स्पेशल पर्पस। जो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, 805, 805 भी एक तरीके से स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज होता तो स्पेशल पर्पस ही है ना। मतलब जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 805 आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में होता हुआ दिख जाएगा। इवन मैं भी तो ऑडिट करता था 800 का 805 का मैंने कोई वो नहीं देखा, एंगेजमेंट नहीं देखा। मेरे फ्रेंड से मैंने बात करी, उसने भी नहीं देखा। बेसिकली दे आर वेरी रेयर। तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस ही होते होंगे जहाँ पे ये बनते हैं। समरी तो बनाई हुई है, समरी का तो होता है। जो समरी 810 वाला है उसका तो होता है। समरी फाइनेंशियल्स का तो अलग से ऑडिट, मतलब ऑडिटर ही उसका ऑडिट करता है कि वेदर समरी इज प्रिपेयर्ड एज पर द कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो समरी होती है वो भी तो निकलती वहीं से है ना, समरी भी तो वहीं से निकल रही है। तो हाँ, हाँ गाइस, तो लोकेशन थोड़ी चेंज हो गई है। दीवार पे टेक ला के बैठ गया हूँ मैं, कमर में दिक्कत है। तो मैं बस यही बोल रहा था कि बेसिकली तीनों में ही AFRF होता है। अब AFRF तीनों का जो रेगुलर होता है उससे अलग है। अब जब तीनों का ही AFRF रेगुलर से अलग है तो फिर ये तो काम बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ये तो एंगेजमेंट के टाइम पे ही वो चेक करेगा वेदर इज एक्सेप्टेबल और नॉट। तो उसी में ही मतलब तीनों को लेके कुछ ना कुछ डिफाइंड है। अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी तो मैंने कुछ तीनों में से कुछ स्टार्ट भी नहीं किया। तो तीनों के ही कुछ मतलब एक्सेप्टेबिलिटी के क्राइटेरिया होते हैं कि FRF एक्सेप्टेबल है नहीं है, वो याद करने हैं तीनों के अलग अलग। वो याद कर लिए। अब जैसे अभी मतलब ये देख लो कि अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। अभी तक मान लो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो 805 में फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। 805 में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक आइटम है या फिर सिंगल फाइनेंशियल है। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली पूरा नहीं है। पूरा का मतलब है बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो नहीं है, सिर्फ सिंगल बैलेंस शीट है। तो हम बैलेंस शीट का ऑडिट कर रहे हैं, सिंगल फाइनेंशियल कंपोनेंट का या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट का, मतलब होता है डेटर का, उसका कर रहे हैं। अब उसका ऑडिट करा हमने। अब ऑडिट करने से पहले स्पेसिफिक एलिमेंट का जो AFRF होगा, AFRF का मतलब उसको प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज कैसे करना है, उसको प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज कैसे करना, वही तो AFRF होता है। वेदर इज प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज, मतलब प्रेजेंटेशन और उसका जो डिस्क्लोजर है वो एडेक्वेट है नहीं, तो वो हम AFRF चेक करते हैं। AFRF एडेक्वेट है क्या नहीं वो भी चेक करना है। तो AFRF को चेक करना बहुत ही ज़्यादा एक एक्सेप्टेबिलिटी के लिए एक बड़ी बात है, कि अगर हमको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है तो AFRF एक्सेप्टेबल होना ही चाहिए। तो AFRF 800 में भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, 805 में भी और 810 में भी। अब 800 में जो AFRF होता है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। अगर हम फाइनेंशियल बना रहे हैं एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का जो क्राइटेरिया होगा वो कौन डिसाइड करेगा। तो देर आर सम लाइक कुछ ऐसे कॉमन स्पेशल पर्पस, मतलब ऐसे मार्केट में हैं जो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। जो मैंने बोला था कि 800 का कोई मैंने वो देखा नहीं है अभी तक कोई एंगेजमेंट। तो उसमें मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो सेबी की जो क्वार्टरली रिक्वायरमेंट होती है, सेबी की जो क्वार्टरली रिक्वायरमेंट होती है उसमें सेबी ने क्या कर रखा है, अपना एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट दे रखा है जिसमें रिवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फिर प्रॉफिट और फिर नीचे कुछ रेशियोज, उसमें 4 टैब्स बना के सेबी को हमको फाइल करना होता है सेबी के साथ। तो अगर हम वो फाइल करें सेबी के साथ इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, तो इज अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क।
बोल सकते हैं। तो वो जो फॉर्मेट है वो जो सेबी ने ही दिया है तो उसको AFRF बोलेंगे। तो AFRF इज प्रिस्क्राइब्ड बाय रेगुलेटरी बॉडी, या तो किसी रेगुलेटरी बॉडी ने वो AFRF प्रिस्क्राइब करा हो तब हम मानेंगे कि हाँ इट इज एक्सेप्टेबल, या फिर वो किसी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी या फिर रेगुलेटरी बॉडी ने डिस्क्लोज किया हो। अब ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज में क्या होगी, सॉरी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या तो ICAI, मतलब फॉर एग्जांपल ICAI ने किया हो, या फिर किसी सर्टेन टाइप ऑफ एंटिटी लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया हो, रेगुलेटर की जैसे सेबी की रिक्वायरमेंट जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो अगर AFRF इनमें से कोई एक बंदा जैसे वो कर देता है, क्या बोलता है, प्रिस्क्राइब कर देता है, तो वी विल एक्सेप्ट इट कि हाँ दिस इज एक्सेप्टेबल एंड वी विल चेक, वी विल प्रोसीड, वी विल एक्सेप्ट, हाँ लग रहा है AFRF इज एक्सेप्टेबल टू अस, तो ठीक है। अब 800 स्टार्ट करते हैं। अब 800 का मैंने मजे मजे में आपको कंसिडरेशन तो बता ही दिया कि अगर एक्सेप्ट करना है तो कंसिडर हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद अब इसमें एक चीज़ और थी, कॉन्ट्रैक्टर, रेगुलेटर, क्रेडिटर। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर और क्रेडिटर है, बेसिकली हमने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट जब हमने कर रखा होगा ना, तो उसके मतलब कॉन्ट्रैक्ट का वही मतलब मैंने भी साइन किया, उसने भी साइन किया, उसके कुछ प्रोविजंस होंगे, पेमेंट कैसे करना है और सर्विसेज क्या क्या है, कब कब पेमेंट करना है, ड्यू डेट्स क्या हैं, तो उसके हिसाब से भी AFRF बन सकता है। तो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो बेसिस फॉर AFRF, इट इज़ अ वैलिड बेसिस। तो उसके लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट का इंटरप्रिटेशन समझना पड़ता है। भाई अब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझेंगे तो AFRF क्या घंटा समझ में आएगा। तो यही मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग सच असाइनमेंट आपको ज़्यादा इशू आएगा नहीं। बेसिकली उसमें भी 805 में पता है क्या बोला था एक्सेप्टेंस को लेके, कि एक सिंगल फाइनेंशियल वो है, सिंगल फाइनेंशियल है, मान लो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का हम AFRF कब एक्सेप्टेबल मानेंगे? क्या अलग से कुछ बोलते हैं क्या कि अगर बैलेंस शीट को अगर आप अलग से ऑडिट कर रहे हो तो मार्केट में ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट अवेलेबल है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो उन्होंने ये बोला कि आप ऐसा कर सकते हो, अगर मार्केट में अलग से अवेलेबल है तो वो लो, अदरवाइज जो आपने मतलब जो फुल फाइनेंशियल है ना, जो पूरा फाइनेंशियल वाला है, आप उसका सिर्फ वो पोर्शन उठा लो, उसका AFRF यू कैन यूज। अगर वो उसका AFRF है तो वी विल सी इट लाइक करेक्ट, चलेगा हमको, एंड वी विल एक्सेप्ट इट। अब इसमें ये मैंने बोल दिया 805 का। अब बात करते हैं 810 की। 810 में पता है क्या वर्ड यूज होता है? 810 में ना AFRF वर्ड यूज ही नहीं होता। 810 में यूज होता है अप्लाइड क्राइटेरिया। अब 810 में अप्लाइड क्राइटेरिया वर्ड यूज हो रहा है, तो वहां पे ना हमको अप्लाइड क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है, वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया इज अप्रोप्रिएट और नॉट, वेदर। अब उसको कैसे चेक करें? अब उसको चेक करने के लिए फैक्टर्स दे रखे हैं। तो 810 ही एक ऐसा वो है जिसमें मतलब 3-4 पॉइंट्स हैं जस्ट फॉर चेक, जस्ट फॉर कंफर्म की जो अप्लाइड क्राइटेरिया है वो इज एक्सेप्टेबल और नॉट। और उसमें भी कुछ ऐसा है कि हम चेक करेंगे अप्लाइड क्राइटेरिया इज क्या था, कुछ वो था क्या, NPI, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, और चौथा था मिसलीडिंग ना हो। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स देख लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ वापस। तो मैंने ये तीनों के वो बता दिए, क्या बोलते हैं उनको, एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया। अब तीनों में ना अब मैं एक एक करके जाऊंगा, मैं अब एक एक करके ऐसे जाना है कि मैं बताने को तो मैं भाई 4400 में भी वही है, एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया क्या है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट हम कब कब एक्सेप्ट करेंगे, और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कब कब एक्सेप्ट करेंगे और नहीं। अभी पहले भाई ये 3 ही एब्जॉर्ब कर लो, उसका मैंने बताया, मैं भाई तब बता दूंगा। मैं इतना थक क्यों गया यार। चलो पानी पी लो थोड़ा। तो कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग सच असाइनमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम ऐसे 800 क्या था, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वी हैव टू चेक कि एप्लीकेबल FRF है वो इस्टेब्लिश बाय अथोराइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी या फिर लॉज एंड रेगुलेशन, जैसे मैंने सेबी का एग्जांपल दिया। अगर FRS स्टैंडर्ड
तुम्हारे AFRF अगर कहीं तुम्हारे उससे निकल रहा है प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, तो इट में इंक्लूड FR प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वी विल चेक इट, ठीक है। अब प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में इसका क्या करेंगे। अब 800 में एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, हम उसमें ऑडिट करना है। अब बेसिकली ऑडिट जैसे होता है नॉर्मल, आप वैसे ही करोगे, बस इसमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखोगे, जिसमें इन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, 4 एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली ये। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है 260। 260 में 260 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू कम्युनिकेट। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है, तो यहाँ पे भी इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू डिटरमाइन व्हाट इज द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल दैट द जो नॉर्मल फाइनेंशियल, एक तो स्पेशल पर्पस है, दूसरे कौन से हैं स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस। हाँ, जो जनरल पर्पस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो TCWJ दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो यू हैव टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट लेवल एंड टू कम्युनिकेट थिंग्स विद देम। दूसरा मटेरियलिटी। मटेरियलिटी में जो तुम्हारी जजमेंट अबाउट द मटेरियलिटी इन द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क विद रिगार्ड्स टू कॉमन फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इन्फो ऑफ ऑल यूजर्स। तो वहाँ पे जो आपकी जो जजमेंट्स होती हैं वो कॉमन यूजर्स के लिए होती हैं। अब यहाँ पे पता है क्या, हर एस्से को एक अलग एंगल से देखा जा सकता है। मेरा तो यही है, हर एस्से को, नॉट सारे, ऑलमोस्ट मान आधे एस्सेस को अलग एंगल से देखा जा सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ही सर्टिफाइड है कि अगर आंसर आया कि हम प्रोसीजर कैसे करेंगे, तो बस ये 4 एग्जाम्पल लिख के आ जाओ, जिसमें से 260 का मैंने बता दिया। अब दूसरा बताता हूँ मैं। अब इसमें मटेरियलिटी के 2 हैं, 320 मटेरियलिटी पे 2 आ जाते हैं। पहला होता है मटेरियलिटी का, जो मैंने बता दिया कि जजमेंट जो मटेरियलिटी कॉमन के लिए है वो अलग है, स्पेशल पर्पस की मटेरियलिटी अलग है। तो जजमेंट, उसमें हम जजमेंट अलग यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम जजमेंट अलग यूज़ करते हैं। जजमेंट का जो वहाँ पे जो बेस होता है वो होता है कॉमन फाइनेंशियल नीड्स ऑफ जनरल यूजर्स, यहाँ पे इंटेंडेड यूजर्स आ जाएगा, ठीक है। मटेरियलिटी को लेके नेक्स्ट पॉइंट है कि इन कॉन्ट्रैक्ट there might be some number, or there might be some threshold that below this threshold we will not correct the misstatement. There might be agreement between the client and मतलब जो आपका जो क्लाइंट है और जो उसका जो कस्टमर हो गया या फिर जो क्रेडिटर हो गया, उसके साथ उसका एग्रीमेंट हो सकता है कि बिलो दिस नंबर वी विल नॉट करेक्ट मिसस्टेटमेंट, बट दैट डजंट रिलीव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैलकुलेट मटेरियलिटी एंड डू सेम। वी कैन जस्ट रेफर दैट, मतलब हम उस नंबर को रेफर कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन का जजमेंट लगाने के लिए, बट हमको मटेरियलिटी निकालनी ही पड़ेगी। दैट डजंट रिलीव हमारी उससे क्या बोलते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 चीज़ हो गई। चौथा था वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो तो लेना है। वहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग जनरल में क्या लेते थे, जनरल में हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज लेते थे, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज जिससे हम फाइनेंशियल्स बना रहे हो, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 2 चीज़ तो बस यहाँ पे प्रोसीजर में यही आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे आ जाए अब तुम्हारा थोड़ा उसका AFRF को लेके थोड़ा डिस्क्रिप्टिव डिस्क्लोजर, कि जो तुम्हारा AFRF है वो भाई प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए। कुछ उसको रिलेटेड है, अभी बताता हूँ। ठीक है। अब पता है क्या हुआ, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आ गए, बन के आए, उनके नीचे नोट्स भी लिखे हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी तक हम बना थोड़ी, हम तो चेक कर रहे हैं, तो बना के तो मैनेजमेंट देगी, मैनेजमेंट बना के लिए आई। वी विल चेक दैट दोज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क हैव एडिक्वेटली डिस्क्राइब द AFRF के उन्होंने किस AFRF से बनाए हैं। नोट्स में उनको ये चीज़ डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, और अगर वो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बने तो वी हैव टू डिस्क्राइब द इंटरप्रिटेशन वेदर दैट FS इज डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको वो भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। साफ सीधी बात है। हमारे पास फाइनेंशियल बन के आए, हमने उसको देखा, फाइनेंशियल बढ़िया हुआ है, टिप टॉप लग रहे हैं, एकदम एक नंबर फाइनेंशियल है, मज़ा आ गया। नीचे बस फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाई, अल्ले छुट्टी, उसके नीचे कुछ डाला नहीं हमने कि कौन सा बेस यूज़ करा, नहीं, यू हैव टू प्रिस्क्राइब, यू हैव टू बेसिकली डिस्क्राइब द AFRF दैट FS आर एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है।
और एंड सेकंड, अगर इफ इट इज प्रिपेयर्ड एज पर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा भाई हर उसका अलग होता है ना, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स तो हर जगह अलग होते हैं। अब एक कंपनी दूसरी कंपनी के अलग हैं। अब बेसिकली कुछ लॉ एंड रेगुलेशन ने अगर एएफआरए प्रिस्क्राइब किया, दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर किसी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अगर तुम्हारा एएफआरए आ रहा है, तो देन इट मीन्स दैट यू हैव टू डिस्क्राइब इट थ्रोली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल पर्पस। मतलब वहां पे आपको डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आपका एक कंसिडरेशन से भी आ सकता है, एक्सेप्टेंस से भी आ सकता है। एक्सेप्टेंस का बता दिया मैंने। एक्सेप्टेंस तब करेंगे जब एएफआरए मतलब एडेक्वेट होगा। कैसे चेक करेंगे? बाय लॉज एंड रेगुलेशन, या फिर वो क्या बोलते हैं, एस्टैब्लिश्ड बाय कोई रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ढंग से निकाला। हम कैसे चेक करेंगे बता दिया। वही ऐसे 260 मटेरियलिटी की 2 चीज़ें थी। और फिर उसके बाद हम आए इस पे डिस्क्रिप्शन ऑफ एएफआरएफ पे, इसमें बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे पर्पस भी बताएगा, पर्पस भी डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, पर्पस डिस्क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं ऐसे देख रहा था कि 701 अगर कुछ कैम का मैटर है, कैम का मैटर बिल्कुल 701 फॉलो होगा कैम के मैटर के लिए, और 720 फॉलो होगा अदर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर कुछ है तो। रिपोर्ट्स कंटेनिंग SPFS। अब इसको कैसे याद करें? डिस्क्रिप्शन ऑफ AFRF। देखो वही जो मैंने 2 चीज़ें बताई, दैट इज इंपॉर्टेंट। बस ऐसे याद करो। 701 बेसिक क्या था? कैम होता है। अब जो कैम है, कैम क्या होता है? कैम हैज़ टू बी लाइक इन रिपोर्ट, इट्स कैम इज नेसेसरी, यस और नो? कैम इज नेसेसरी इन केस ऑफ लिस्टेड ओनली। अगर आप लिस्टेड का कर रहे हो तो कैम देना, कैम का पैराग्राफ देना नेसेसरी है। अगर कुछ कैम नहीं है तो आपको कैम लिख कर उसके नीचे लिखना पड़ेगा देयर इज नो की ऑडिट मैटर्स डिस्क्राइब, बट कैम तो देना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कैम कम्युनिकेटेड इन ऑडिटर रिपोर्ट ऑन SPFS, तो 701 अप्लाई हो जाएगा। इसमें बस ये लिखा है 701 अप्लाई हो जाएगा। इन्होंने यही लिखा है कि अगर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन कहीं ऑडिट रिपोर्ट वगैरह में SPFS का जिक्र है तो 720 अप्लाई हो जाएगा। ये नहीं लिखा क्या करना, सब बोला एक 720 अप्लाई हो जाएगा, बस ये है और कुछ नहीं है। ठीक है। और अगर इफ मैनेजमेंट हैज़ अ चॉइस ऑफ AFRF, तो मैनेजमेंट के पास अगर चॉइस थी तो इट्स लिख देंगे इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कि उसने क्या चूज़ करा है, हम अपने ऊपर नहीं। अगर उसके पास चॉइस थी तो वो, अगर उसके पास चॉइस ही नहीं थी तो छोड़ो ना। फिर अगर उसके पास चॉइस थी देन वी हैव टू रेफर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अगर कुछ जनरल पर्पस में कुछ ऐसे मैटर है जो हमको, जनरल पर्पस में कुछ ऐसे मैटर है जो हमको बताने हैं, जनरल पर्पस में कुछ ऐसे मैटर हैं जो हमको बताने हैं स्पेशल पर्पस में, तो हम ओम पैरा का यूज़ करेंगे। क्यों ओम पैरा का यूज़, EOM का यूज़ क्यों नहीं हो रहा? EOM में वो चीज़ आती है जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है, विचार क्या बोलते हैं उसको, वो विच आर फंडामेंटल टू यूजर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज़ यूज़ नहीं है, बट दीज आर लाइक अदर इन्फोज विच आर आउटसाइड द फाइनेंशियल्स। तो दिस इज आउटसाइड द फाइनेंशियल ऑफ SPFS। SPFS से आउटसाइड है तो वील यूज ओम पैरा, दैट्स इट। फिर उसके बाद 2 चीज़ें अलर्ट करेंगे यूजर्स को रिपोर्ट में, और रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अलर्ट करेंगे कि भाई स्पेशल पर्पस से यूज़, स्पेशल पर्पस के लिए बनाए हैं, यूज़ करोगे अपनी रिस्क पे। और रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में कि वो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाए हैं। पहला, दोनों में कंफ्यूजन होती है, सिमिलर ही है बेसिकली, वो उसका एक्सटेंशन ही है। तो पहले तो हम अलर्ट कर रहे हैं, किसी ने खोला, अलर्ट कर, ओ भाई मेरे लिए नहीं है। एंड देन उसके बाद कि डिस्ट्रीब्यूशन पर इंटेंडेड यूजर स्पेसिफिक, तो फिर मेरे लिए नहीं, फिर किसके लिए? फिर अच्छा और लोगों के लिए, अच्छा फिर उसमें मतलब यही है, अलर्ट करा। फिर उसके बाद बताया कि मतलब ओनली फॉर फ्यू यूजर्स। अलर्ट करेंगे कि इट इज स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज फॉर नॉट सुटेबल फॉर अनदर पर्पस। और फिर बाद में यूजर्स है, वो ऊपर पर्पस है नीचे यूजर्स है, बात एक ही है, बस खत्म। आपका 800 इतना ही था। 800 सबसे छोटा था। बात करते हैं 805 की। 805 इज लाइक स्पेशल, क्या बोलते हैं उसको, कोई एलिमेंट, या फिर एलिमेंट था स्पेशल एंड स्पेशल पर्पस, सॉरी
नॉट स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस भी आता है इसमें, क्योंकि स्पेशल पर्पस भी अगर एक उसका एलिमेंट भी ले रहे हैं तो भी 805 लग जाएगा, तब तो 800 और 805 दोनों लग जाएंगे, दोनों साथ में है क्वेश्चन ऐसा। तो ऐसा नहीं कि दोनों में से एक ही लगेगा, नहीं दोनों ही लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 805 इट्स फॉर दो यूजेस में लगता है 805। एक तो पहला यूज हो गया तुम्हारा जब सिंगल फाइनेंशियल, तुम्हारा को सिंगल फाइनेंशियल एलिमेंट है डेटर क्रेडिटर, और दूसरा जब तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल या फिर कैश फ्लो। अब इसमें ना एक्सेप्टेंस वाली बात तो एक तरीके से मैंने बताई दी थी। एक्सेप्टेंस मैंने बता दिया था कि एक मिनट, एप्लीकेबल एफआरएफ आप कैसे चेक करोगे, बेसिकली मैंने ये बताया था। तो मैंने बताया था कि एफआरएफ मे नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट। एफआरएफ अलग से थोड़ी है। अगर कोई बोलेगा कल को कि सिर्फ आपको ट्रेड रिसीवेबल का वो करवाना है ऑडिट, तो अब ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट कराने के लिए मार्केट में ट्रेड रिसीवेबल कुछ अलग से है नहीं, किसी लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब नहीं किया। वो तो फिर हम क्या करेंगे, डिवीजन 3 का उसका देखेंगे उठा के। तो उसमें क्या देखेंगे कि वही मोर देन 6 मंथ्स वाला एमएसएमई के जो डिस्क्लोजर होते हैं वो एक तरीके से वही है रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसको उठाएंगे, देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग है नहीं है। बेसिकली जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क हमारे पूरे बने हैं, उसमें जो एएफआरएफ लगा हुआ है स्पेसिफिक आइटम के लिए, उसको उठा लेंगे और देखेंगे कि हाँ उसके मतलब प्रिपेयर हुआ है उसके अकॉर्डेंस में या नहीं हुआ। ठीक है। अब इसमें एप्लीकेशन ऑफ एसए, अब यहाँ पे हमने उससे पूछा कि भाई एप्लीकेशन ऑफ एसए, एप्लीकेशन ऑफ एसए मतलब इसमें कौन कौन से एसेज लगेंगे, सारे लगेंगे, सारे लगेंगे, जैसे मैंने उसमें बताया वैसे ही इसमें लगेंगे। जो जो आप असर्शन जैसे जैसे इंक्वायरी हो गई, मतलब जो जो वहाँ यूज़ करते हो सारे लगाओ भाई। यहाँ पे ना कुछ दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें बड़ी है, बड़ी दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये हैं भैया, एक बात बताओ, अगर आप ऑडिटर नहीं हो और आप आए हो बाहर से बंदे, नए बिल्कुल नए बंदे आए हो, और आपको ना 805 का असाइनमेंट दिया जा रहा है, तो क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए? मतलब मना नहीं है कि कोई बाहर का बंदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट बहुत सारी दिक्कतें आएंगी सामने, तो उस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि देयर आर सम सर्कमस्टांसेस मे डिपार्ट फ्रॉम एसए बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेट प्रोसीजर, सॉरी ये नहीं, ये है कि कंप्लायंस ऑफ एसए रेलेवेंट टू ऑडिट मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल व्हेन ऑडिटर नॉट एंगेज टू ऑडिट कंप्लीट सेट। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होता है वो बाहर के बंदे के लिए भी ऑडिटर यूज़ होता है। जो ऑडिटर है वो उसने कंप्लीट फाइनेंशियल का ऑडिट नहीं किया था। अगर उसने कंप्लीट फाइनेंशियल का ऑडिट नहीं किया तो उसको दिक्कतें आएंगी। पहला अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, उसको एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं पता, उसको एंटिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, एंटिटी के क्या बोल सकते हो, इंटरनल कंट्रोल का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का उसको कंप्लीट वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। और वो अगर एक एलिमेंट का करेगा तो बेसिकली उसको उसके साथ साथ ना इंटर रिलेटेड चीज़ों का भी जो चेक करना पड़ेगा, उसके बस की बात नहीं। बस की बात के मतलब डिसप्रोपोर्शनेट टू वर्क है, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, जो उसको जितने पैसे मिल रहे हैं उसका काम नहीं, उससे ज़्यादा काम हो जाएगा। ठीक है। ही नीड फर्दर एविडेंस टू कॉर्पोरेट ऑडिट एविडेंस। जो हमारा अगर मैं हूँ, मैं कंपनी का ऑडिट भी कर रहा हूँ और मुझे ये स्पेसिफिक एलिमेंट का भी ऑडिट मिल गया, तो मैं उसके ऑडिट एविडेंस इसमें यूज़ कर सकता हूँ। आगे पॉइंट है, उसके एविडेंस मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। जो बाहर से बंदा आएगा उसको एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, है ना बात, उसको इस चीज़ के लिए क्या करनी पड़ेगी, एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और वही डिसप्रपोर्शनेट ऑडिट वर्क हो गया। और नीड फर्दर एविडेंस टू कॉर्पोरेट या फिर टू सपोर्ट ऑडिट एविडेंस, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू मतलब टू टेक ऑडिट एविडेंस, सपोर्टिव ऑडिट एविडेंस, पहला। दूसरा,
उसका जो वर्क है मे बी डिसप्रपोर्शनेट ऑडिट वर्क। SEFS सर्टेन ऐसे रिक्वायर्ड डिसप्रपोर्शनेट ऑडिट वर्क। कोई कोई ऐसे आइटम रहते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रिवेन्यू के लिए आपको भाई मतलब समझ लो पूरा ऑडिट ही करना है फिर तो, अगर तुम्हें रिवेन्यू कर रहे हो तो। हाँ तो यही हो गया, बता दिया भाई उसको। दो की तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक तो अंडरस्टैंडिंग उसका एंटिटी और एंड एनवायरमेंट, और दूसरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह। दो की तो उसको समझ नहीं है, दो चीज़ उसको मिल नहीं रही। एक ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, डिसप्रपोर्शनेट वर्क हो रहा है उसके साथ। बस ये 4 आइटम है, बस रीड कर लेना। फिर वही बात है लास्ट में, भाई 4400 दे दो, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर दे दो, हम तुम मिल के एग्री कर लेते हैं कि ये प्रोसीजर कर लेंगे इस एलिमेंट पे। इसमें तो अश्योरेंस भी नहीं देनी, मैं आपको वो करके दे दूंगा, बस ऑडिट करके दे दूंगा, आप अपना कंक्लूजन खुद निकाल देना। यहाँ पे तो अश्योरेंस देनी पड़ेगी, फंस गया बंदा। एश्योरेंस में ज़्यादा पंगे हैं भाई, एश्योरेंस में आपको थ्रू चेक करना पड़ेगा, आपके कंधे पे कारोबार है। 4400 में तो भाई तुमको जो बोला करके दे दो, समझो, तुम समझो, मैं नहीं समझा रहा, ये होता है 4400 में। अब इसमें प्लानिंग में क्या होगा, वो सॉरी मतलब परफॉर्मेंस, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में क्या होगा। उसमें क्या था, पहले में क्या था, पहले में था 260 320 की दो चीज़ें। क्या क्या था, 260 320 के दो चीज़ें, 320 का मटेरियलिटी की दो चीज़ें, और एक वो 315 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड इफ AFRF एज इंटरप्रिटेशन ऑफ, अगर कॉन्ट्रैक्ट से बना है तो सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। इसमें ये था। इसमें क्या है, इसमें बस यही बोल दिया, इसमें वही जो मैंने बोला था 550 रिलेटेड पार्टी, मतलब यहाँ पे झोल हो सकता है रिलेटेड पार्टी का, उसको देखना पड़ेगा। रिलेटेड पार्टी, फ्रॉड, गोइंग कंसर्न, इन 3 चीज़ों को उसको काम करना ही पड़ेगा टोटल। यहाँ पे इन 3 चीज़ों को छोड़ नहीं सकता, इसमें काम करना ही पड़ेगा अगर वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट का भी काम कर रहा है तो, क्योंकि इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है थ्रू आउट द एंटिटी। यार ये मतलब इम्पैक्ट कर सकती है उस एलिमेंट को भी, मतलब आपने चेक तो कर लिया हाँ ठीक है, लेकिन उस चीज़ को लेकर आपको इन 3 चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। रिलेटेड पार्टी, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न तो भाई वो ओवरऑल चेक करना ही है, क्योंकि गोइंग कंसर्न में उसके उस पर क्या इफेक्ट आएगा, रियलाइजेशन बेसिस पे अकाउंट बनते हैं गोइंग कंसर्न पे। तो अगर गोइंग कंसर्न बेकार है ना कंपनी, मतलब कंपनी गोइंग कंसर्न क्या बोलते हैं उसको, गोइंग कंसर्न का जो असेसमेंट वो इनअप्रोप्रिएट है, मतलब बंद होने वाली है कंपनी, तो रियलाइजेशन बेसिस पे बनाना पड़ेगा। क्या रियलाइजेशन बेसिस पे बनाया तुमने वो स्पेसिफिक एलिमेंट, नहीं ना, तो फर्क पड़ गया ना वहाँ पे, तो वहाँ पे फर्क पड़ गया भाई। तो मतलब बेसिकली दैट जो एलिमेंट जो हम चेक करें दैट माइट बी मिसस्टेटेड ड्यू टू दीज 3 थिंग्स, सो वी हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो। नाउ उसके बाद वही 260 एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को सर्च करना है और उनसे बतियाना है। 260 में कम्युनिकेशन TCWG। 3 चीज़ें हैं, ऑडिट एविडेंस, इंटर रिलेशन, और एक तो ऑडिट एविडेंस था और एक इंटर रिलेशन था, और तीसरी चीज़ क्या थी। ऑडिट एविडेंस में तो यही है कि मतलब वो जो उसने, अगर उसने वही मतलब पूरे का ऑडिट कराया ना तो वो उसके एविडेंस यहाँ पे यूज़ कर सकता है। इंटर रिलेशन का मतलब ये है, इसको इंटर रिलेट करके चलनी है चीज़ें, क्योंकि आपस में जो बैलेंस शीट के भी जो आइटम्स होते हैं आपस में कोरिलेटेड होते हैं। अगर आप डेटर का कर रहे हो तो उसको कोरिलेशन कर करके चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे एक वर्ड आता है आइसोलेशन में चेक नहीं करना, तो मे नॉट बी एबल टू कंसिडर FS और एलिमेंट इन आइसोलेशन, ये बस ये कीवर्ड नेसेसरी है इंटर रिलेशन में। और लास्ट में मटेरियलिटी हमेशा लोअर रहती है उसकी, क्योंकि पूरे का करोगे और उसका करोगे कम रहेगी। अब मटेरियलिटी का में चेकिंग ज़्यादा होगी, बात खत्म। ओपिनियन फॉर्म करना है अब। AFRF के बारे में बता दिया कि भाई AFRF जो होगा हमारा वो उठेगा वहीं से, कंप्लीट फाइनेंशियल से। तो AFRF में ना पता है क्या होता है, टू मेक दैट एलिमेंट मतलब मोर रिलायबल, मोर सूटेबल, तो हमको कुछ चीज़ें AFRF में जोड़नी और घटानी पड़ती हैं। तो वो है, कुछ चीज़ें जोड़नी और घटानी पड़ती हैं AFRF में, ठीक है। अब फिर उसके बाद अब यहाँ पे अब एक चीज़ आ गई, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। यहाँ पे मेन चीज़ हमारी रिपोर्टिंग पर ही आ जाती है। रिपोर्टिंग, अब जैसे हमारे जो नॉर्मल फाइनेंशियल है, नॉर्मल फाइनेंशियल के अंदर मॉडिफाइड ओपिनियन है, EOM पैरा है, ओम पैरा है, मुर्ग पैरा है, और एडवर्स ओपिनियन है, डिस्क्लेमर है। उसका इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, वो चीज़ें हैं, उसका इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा। तो उसका इफेक्ट देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैटर हैं, ये किस रिलेशन में है। किस रिलेशन में मेरा मतलब है,
ये कैश फ्लो बेकार है इस वजह से मॉडिफाई कर दी क्या? आपका कैश फ्लो बेकार था तो ऑडिटर ने मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दी क्या? ठीक है, मैंने जो स्पेसिफिक आइटम चुना था वो तो बैलेंस शीट का है, तो क्या मैं भी मॉडिफाई करूँ क्या? नहीं। बट क्या मुझे मॉडिफाई बताना पड़ेगा कि देखो मॉडिफाइड है? हाँ, वो बताना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स टू डिटरमाइन कि वेदर जो इम्पैक्ट है इन सारी चीज़ों का वो मेरी रिपोर्ट पे क्या आएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स। सो ये नेचर ऑफ द मैटर, परवेसिवनेस ऑफ द मैटर। दो चीज़ें मैटर से रिलेटेड है, दो चीज़ें टाइम से रिलेटेड है, दो चीज़ें मैटर, दो चीज़ें टाइम। दो मैटर से बताते हैं नेचर ऑफ द मैटर, व्हाट आर द नेचर ऑफ द मैटर ऑफ डेटर, सेल्स किस कौन सा मैटर है, एंड परवेसिवनेस। अगर वो मैटर मतलब अगर छोटा मैटर है, सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है और हम दूसरा एलिमेंट से कर रहे हैं तो ठीक है, तो एक तो कि परवेसिवनेस, और दो टाइम से रिलेटेड जो था वो ये था कि बेसिकली मान लो जो हमारे नॉर्मल सेट ऑफ फाइनेंशियल्स हैं वो जैन टू दिसंबर चलते हैं, और जो हमने जो बनाए हैं बिल्कुल स्पेशल वाला वो बनाया तो उसका है, क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक मतलब सिर्फ बैलेंस शीट ली है, लेकिन जो बैलेंस शीट जो बनी हुई है ना वो बनी हुई है एज ऑन मार्च। अब एज ऑन मार्च की बैलेंस शीट है, लेकिन जो हमारे नॉर्मल जो पर्पस फाइनेंशियल होते हैं, नॉर्मल वाले जो मैं उनको बोलूँगा नॉर्मल फाइनेंशियल, इनको बोलूँगा सिंगल सिंगल वाले फाइनेंशियल, स्पेसिफिक फाइनेंशियल ऐसे बोलूँगा। तो जो नॉर्मल वाले फाइनेंशियल है ना उसका जो मतलब जो उसकी जो फाइनल डेट है वो दिसंबर है। अब बैलेंस शीट की, अब जो मैं बना रहा हूँ वो बैलेंस शीट की जो फाइनल डेट है वो मार्च है। उसमें मिस स्टेटमेंट थी, इसमें नहीं है, तो मैं क्यों भाई फालतू में क्यों दूँ? तो ये टाइमिंग का फैक्टर आ गया एक, तो बेसिकली यही है। और एक इसमें टाइमिंग का फैक्टर है टाइम इलैप्स्ड सिंस डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल, टाइम इलैप्स्ड हो गया, उस रिपोर्ट को बने हुए टाइम हो गया। मैं भी मतलब वही वाली बात हो गई, उसने दिसंबर में बनाए थे, फिर 3 महीने बाद मार्च की मैंने बना दिए स्पेशल पर्पज़ वाले, जिसमें क्या हो गया उसने वो गलती ठीक कर दिया, उसने गलती ठीक कर दी, ठीक है उसमें रहने दे भाई ओपिनियन। उसके बाद बस इसमें अब एक लास्ट चीज़ रह गई यार, अगर एडवर्स और क्वालिफ वो है क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर है तब क्या हुआ? देखो भाई, वैसे तो एडवर्स का मतलब होता है पूरे जहान में फैला हुआ। एडवर्स और डिस्क्लेमर में जो, अगर एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन है वो सिर्फ तभी देता है जब परवेसिवनेस होती है। तो अगर परवेसिवनेस है तो आपको लग रहा होगा तो भाई यहाँ पे अगर एडवर्स है वहाँ भी एडवर्स दो, यहाँ एडवर्स है वहाँ भी एडवर्स दो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी क्यों नहीं है उसका भी ऊपर भी आंसर आ सकता है। तो भाई एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शन ये हो सकता है कि बेसिकली जो तुम्हारा क्या था ये मैं भूल गया। हाँ, 3 चीज़ें हैं, नॉट नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ एंड रेगुलेशन, भाई तुम्हारा कोई लॉ एंड रेगुलेशन मना नहीं करता। ओपिनियन इज एक्सप्रेस इन ए आर नॉट पब्लिश्ड विद ए आर, जो तुम्हारी ए आर है ना स्पेशल पर्पज़ वाली वो तुम इसके साथ नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मैं बार बार स्पेशल पर्पज़ यूज़ कर रहा हूँ वर्ड 805 में, जो कि नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मेरे जुबान पे चढ़ा हुआ है। तो बेसिकली स्पेसिफिक एलिमेंट बोलना चाहिए, तो स्पेसिफिक एलिमेंट वाली जो तुम्हारी ऑडिट है, ऑडिट रिपोर्ट है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट तुम उस क्वालिफाइड रिपोर्ट के साथ एक जगह नहीं दे रहे हो, ठीक है। तीसरा, जो स्पेसिफिक एलिमेंट है जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो दैट डजंट कंस्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन। वही वाली बात कि अगर तुम कैश फ्लो में एक दिक्कत थी, कैश फ्लो में एडवर्स ओपिनियन दिया तुमने कैश फ्लो की वजह से, और तुम कर रहे हो उसका बैलेंस शीट, तो ठीक है चलेगा, बैलेंस शीट में तुम नॉर्मल ओपिनियन दे सकते हो। तो ये अगर तीनों चीज़ें क्लासीफाई हो गई तब यू आर गुड टू गो। नाउ अब 810 पे आ जाते हैं। 810 भाई यार ये तो थक गया। थकना नहीं है, थकना नहीं है मित्र। 810 है समरी, समरी एंगेज, समरी फाइनेंशियल्स का ऑडिट। समरी फाइनेंशियल्स क्या होते हैं भाई? समरी फाइनेंशियल्स आर द फाइनेंशियल विच आर डेराइव फ्रॉम द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो डेराइव होते हैं इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, structured representations of economic benefits and obligations, basically asset and liabilities over a period of time and a point of time, P&L, ठीक है, and changes thereon, चीटिंग करिए भाई,
चेंजेस देयर ऑन वाला वर्ड भूल गया था। तो ये होते हैं हमारे समरी, स्ट्रक्चर्ड मैनर में होते हैं, डेराइव होते हैं वहीं से ही। और वही है, एसेट और लाइबिलिटीज एंड पीएनएल के जो आइटम्स होते हैं वो बनते हैं। अब समरी का एएफआरएफ कैसा होना चाहिए? समरी का जो एएफआरएफ होता है ना, बेसिकली बोलते हैं अप्लाइड क्राइटेरिया। यहाँ पे हम क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, ऑडिटर शेल वो डिटरमाइन करेगा जो अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल और नॉट। और वो कैसे कैसे चेक करेगा कि वेदर इट्स एक्सेप्टेबल और नॉट? तो वो उसको चेक करने के लिए ना, वही नेचर ऑफ द एंटिटी, पर्पस ऑफ द एंटिटी, और जो इंटेंटेड यूज़र है उसका वो क्या बोलते हैं, उसकी नीड्स। और चौथी चीज़ थी, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया रिजल्ट इन समरी फाइनेंशियल, नॉट मिसलीडिंग। ठीक है, तो ये सब 4 चीज़ें हो गई भाई। अब वही बात है, अप्लाइड क्राइटेरिया होता क्या है? बेसिकली जिस क्राइटेरिया को लेके मैनेजमेंट समरी बनाती है भाई, वही अप्लाइड क्राइटेरिया है। अब मैनेजमेंट देखेगी भाई कि जो अप्लाइड क्राइटेरिया वेदर इज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ एंड रेगुलेशन, या फिर उसने खुद ही कोई क्राइटेरिया बना लिया। अब पता है क्या, रिस्क ज़्यादा वहाँ नहीं होता जहाँ पे ऑलरेडी क्राइटेरिया है किसी उसका एस्टैब्लिश किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हो। रिस्क वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ मैनेजमेंट खुद ही अपना क्राइटेरिया बनाती है। वो तो हमको चेक करना है कि वेदर भाई मिसलीडिंग तो नहीं है। यूजर्स के लिए बना रहे हो ना भाई, मैनेजमेंट पागल थोड़ी है कि फालतू में समरी बनाए, किसी ना किसी के लिए तो बनाएगी ना। अब जब किसके लिए बना रही है तो चेक करना हमारा काम है कि वेदर जो यूजर्स है वो मिसलीड तो नहीं हो रहे इस चीज़ को लेके। यूजर छोड़ो, जो नॉर्मल फाइनेंशियल वो तो मिसलीड नहीं हो जाते। आगे है इसमें, कंपनी बहुत चला गया। कंपनी पता है क्या करती है, कंपनी ने समरी बना ली, समरी के पैसे, उसके ऑडिट के पैसे देना नहीं चाहती उसको, तो क्या करेगी, समरी फाइनेंशियल विच आर डेराइव्ड लिख देगी, डेराइव्ड फ्रॉम ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और चढ़ा देगी कहीं। तो यूजर ये मिसलीड हो सकता है कि ये भी ऑडिटेड है, बट नो, कभी कभी ऐसा होता है ऑडिटेड नहीं होते। समरी में ना पता है क्या होता है, ग्रुपिंग ज़्यादा होती, मतलब बेसिकली ज़्यादा जो खुला हुआ, जो एडवांस नहीं बोलूँगा, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड वर्जन होता है। जैसे मैं बताता हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर जो IRDAI में ना, IRDAI का एक प्रिस्क्राइब अलग AFRF होता है, उनको उसी फॉर्मेट में बनाने पड़ते हैं। अब वहाँ पे ना एक बैलेंस शीट बनती है, 2 PNL बनते हैं वहाँ पे। एक बनता है उनका PNL, शेयर होल्डर्स का PNL बनता है, और एक होता है पॉलिसी होल्डर्स का। शेयर होल्डर और पॉलिसी होल्डर 2 PNL बनते हैं वहाँ पे। तो उसको शेयर होल्डर PNL को बोलते हैं हम असल मायने में PNL अकाउंट, और जो पॉलिसी होल्डर अकाउंट बोलते हैं उसको बोलते हैं रिवेन्यू अकाउंट। तो रिवेन्यू अकाउंट, PNL अकाउंट, बैलेंस शीट, 3 सेट ऑफ फाइनेंशियल बनते हैं वहाँ पे। कैश फ्लो भी बनता है, मतलब बेसिकली PN और BS की जगह वहाँ पे हर जगह 2 बनते हैं, यहाँ पे 3 बनते थे। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, मतलब IRDA ने बहुत वास्ट कर रखा, बहुत खोल के दे रखा था चीज़ों को, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें दे दी। अब इसका अगर समरी बनानी हो ना तो बहुत चीज़ें मर्ज हो जाएंगी, मतलब 2-3 चीज़ें एक में जाके मतलब ग्रुप हो जाएंगी। अब उसको वो मिसलीडिंग ना हो। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ मतलब वही मैं बोल रहा था कि मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्शन समझे, कंसिस्टेंट मटेरियल रेस्पेक्ट। अगर वो जो एस्टेब्लिश क्राइटेरिया हमको वही दे दे, क्या बोलते हैं उसको, कोई एस्टेब्लिश फर्म ही दे दे, तब तो बढ़िया है। वरना तो भाई कंपनी अपने हिसाब से कुछ भी ग्रुप कर देगी। वो चीज़ भैया उसको चेक करनी पड़ेगी, जो उसने ग्रुप करी है कंपनी ने, ऑडिटर चेक करेगा वो सही करी नहीं करी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो अब मैं मेन बताता हूँ, मेन बस ये है कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कि एक्सेप्टेबिलिटी और अप्लाइड क्राइटेरिया क्या होगा, नेचर, पर्पस, इंफॉर्मेशन नीड, और मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। तो ये है, अगर अप्लाइड क्राइटेरिया अनएक्सेप्टेबल है तो क्या करें भाई? अगर अनएक्सेप्टेबल है, 1 मिनट, नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, यही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई मैनेजमेंट की रहेगी यार। मैं बस मेन पढ़ाता हूँ यार 810 में। 810 में अब अगला मेन है, प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय ऑडिटर। क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा बताओ, क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? इसमें सबसे पहले वो चेक करेगा उसके सामने ना समरी फाइनेंशियल बन के आ गए। ये पता है क्या, पर्सपेक्टिव की बात है। यहाँ पे काफ़ी लोग ये दिक्कत कर देते हैं कि यार अभी बने ही नहीं होंगे, अभी रास्ते में, अभी आधे दूरे नहीं, बन के प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके मेरे सामने रखे हैं समरी फाइनेंशियल। अब मैं उनका कर रहा हूँ ऑडिट। सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि उन्होंने, अगर ये समरी बनाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उन्होंने
प्रॉपरली इसको डिफरेंशिएट करा ही नहीं करा कि वेदर इट्स अ समरी। हेडिंग्स में लिखा हुआ है ना, समराइज पीएनएल, समराइज बैलेंस शीट, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, हेडिंग्स चेक करूंगा। दूसरा मैं ये चेक करूंगा कि इन्होंने एएफआरएफ को मतलब अप्लाइड क्राइटेरिया को प्रॉपरली डिस्क्लोज करा ही नहीं करा। इन्होंने खुद ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, इन्होंने एडिक्वेट डिस्क्लोज करा है समराइज नेचर को, इन्होंने अप्लाइड क्राइटेरिया को एडिक्वेटली डिस्क्लोज करा है, इन्होंने अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बनाए, जो इन्होंने डिस्क्लोज करा उसके हिसाब से बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, अप्लाइड क्राइटेरिया के 2 पॉइंट हो गए। एक वो था कि जिनके लिए बने थे उनके पास ये अनड्यू हार्डशिप, विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। ठीक है, आर अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी, अप्लाइड क्राइटेरिया के 2 पॉइंट हो गए। और वो ये कि मिसलीडिंग तो नहीं है, वेदर इट कंटेन नेसेसरी इन्फो, मिसलीडिंग। अब इसमें वही वाली बात यार, मॉडिफिकेशन है, क्या करेंगे? अगर इसमें मॉडिफिकेशन नॉर्मल वाले में है, समरी वाले में, पता है अब इसमें क्या पता है, समरी तो पूरे की बननी है ना, चाहे वो कैश फ्लो हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे पीएनएल हो। ऐसा थोड़ी है कुछ छोटा मोटा फॉर्म बनना है, पूरे की बननी है। पूरे में एडवर्स ओपिनियन है तो यहाँ हम ओपिनियन नहीं देंगे, एडवर्स और क्वालिफाइड है, एडवर्स और डिस्क्लेमर है, यहाँ पे हम ओपिनियन नहीं देंगे। वहाँ पे अगर क्वालिफाइड है तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि रेफर कर देंगे कि यार ये क्वालिफाइड है, और उसका इम्पैक्ट हम डिस्क्लोज कर देंगे। देखो 2 चीज़ें, अगर डिस्क्लेमर और एडवर्स है तो यहाँ पे हम ओपिनियन ही नहीं देंगे। ठीक है, ओपिनियन देंगे वो एडवर्स, मतलब एडवर्स और डिस्क्लेमर ही, ओपिनियन एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ही देंगे। अगर देखो 3 तरीके के होते हैं, एक तो डिस्क्लेमर, एडवर्स, और तो क्वालिफाइड। डिस्क्लेमर और एडवर्स दोनों में परवेसिवनेस है, तो अगर दोनों में परवेसिवनेस है तो वो अगर उनसे समरी बन रही है तो ऑब्वियसली गलत है। क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड में परवेसिवनेस नहीं होता, तो हम बोलेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे रहे, बट वी विल से कि इसमें इम्पैक्ट क्या आएगा, हम बोल देंगे कि इसमें इम्पैक्ट ये आएगा, उसके ऑडिट रिपोर्ट के साथ हम उसका इम्पैक्ट डिस्क्लोज कर देंगे। कैम होगा, यूएम पैरा होगा, ओम पैरा होगा, मुर्ग पैरा होगा, उसका इम्पैक्ट डिस्क्लोज कर देंगे। ये है। सात सौ वाली चीज़ है अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फो, सेम 700 वाला। अदर इन्फो, हाँ इसमें वो एक चीज़ बता दी मैंने कि अगर वो चुपके से वो अटैच कर दे, मतलब जहाँ जहाँ समराइज्ड फाइनेंशियल्स जाएंगे वहाँ वहाँ समराइज्ड ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगी चिपक के। सब्सिक्वेंट, भाई अगर समरी तुम्हारी किसी उससे बन रही है, किसी डेट पे फाइनेंशियल बन गए, उसके बाद तुम समरी बना रहे हो, तो उसके बीच के टाइमिंग का तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि समरी तो तुम उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बना रहे हो। 810 47 मिनट्स में हो गया, थोड़ा सा मतलब ठीक है, पर बहुत वही था यार, फोकस किन चीज़ों पे करना है बस वही बताया मैंने इधर उधर बहुत, मतलब लास्ट में थोड़ा चला गया था 810 में, बट थोड़ा बिल्कुल उस पर ही रहा हूँ मैं, तो समझ में कैसे आएगा। इसमें पता है, इसमें वो बहुत डिफ्रेंशिएट करने में बहुत दिक्कत है, तो उसमें थोड़ा रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, डन।